दोस्तों, आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है टैक्सेशन की। आज मैं आपको टैक्सेशन स्टार्ट करूंगा। ये आप डेमो क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? आप चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। देखिए, हमारे यहाँ ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं। उसमें से जो फोर्थ पेपर है वो टैक्सेशन का पेपर है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम अकाउंटेंट जरूर है, बट बेटे वो टैक्सेशन के नाम से जाना जाता है। उसे माना जाता है ही और शी एज द केस में बी इज द मास्टर इन टैक्स, और होता भी ऐसा। तो हमारा क्राइटेरिया ये है पढ़ाने का, जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो आप देख ही लेंगे अब अगले 1 घंटे में। हमारा क्राइटेरिया ये है बेटे, जो आप नॉलेज यहाँ से गेन करें क्लासरूम से, वो एज इट इज प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें। क्योंकि जनरली हम बचपन से ये सुनते हैं कि जो हम नॉलेज गेन करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूज नहीं होती। आई थिंक आपने भी यही सुना होगा। हाँ ना करिए बेटे। तो ऐसा नहीं होना है बेटा। अब हमको एज इट इज ऐसे ही सीखना है। जैसे आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आप मानते हैं ना, डॉक्टर क्लासरूम में वही सीखता है जो वो पेशेंट के साथ करता है। तो हमें भी क्लासरूम में वही सीखना है जो हमको क्लाइंट के साथ करना है। अगर हमने सीखा कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं तो हमारी नॉलेज बेकार है। अब हमको बेटे ऐसे सीखना है कि वो एज इट इज प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो सके और हमारा सीए भी क्लियर हो जाए। ठीक, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 4 है हमारा टैक्सेशन। सीए के अंदर टैक्सेशन का एक पेपर है, सीएमए में 2 पेपर हैं। अलग अलग पेपर हैं। सीएमए के अंदर डायरेक्ट टैक्स अलग है और जीएसटी एंड कस्टम अलग है। हमारे यहाँ सीए के अंदर अगर बात करें तो एक ही पेपर है, पेपर नंबर 4 ग्रुप 1 में। टैक्सेशन में 2 पार्ट्स हैं बेटे। अगर मैं सीए इंटर की बात करूं तो एक इनकम टैक्स और एक आपका जीएसटी। मैं इससे पहले कि फर्दर प्रोसीड करूं, आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। हो सकता है कि आपने ये बात सुन भी ली हो। बहुत सारे आपके कुलीग, आपके सीनियर, आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके मेंटोर आपको ये बोल देंगे कि टैक्सेशन अभी से पढ़ाई मत करो। बेटा ये सबसे गलत पॉइंट होता है कि टैक्सेशन अभी से स्टार्ट नहीं करो। उसका रीजन ये है कि टैक्सेशन का कोर्स सबसे बड़ा है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा, उनका कहना ये होता है कि टैक्सेशन में अमेंडमेंट आती है। बेटे मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स में 2022 में जितने भी पेपर होंगे, 2022 में 2 बार पेपर होंगे, एक मई जून में और एक नवंबर दिसंबर में। उन पेपर में जो भी अमेंडमेंट पूछी जाएगी इनकम टैक्स की, वो फरवरी 2021 में आ चुकी है, वो ही पूछा जाएगा आपसे। और जीएसटी में जो अमेंडमेंट आएगी वो अक्टूबर तक आएगी, वो पूछी जाएगी, जो अभी अक्टूबर तक आएगी। तो अभी हम टैक्सेशन में इनकम टैक्स शुरू कर रहे हैं। जीएसटी नवंबर में जाके शुरू होगा इनकम टैक्स के बाद। तो हमारा सब कुछ अमेंडेड होगा, कुछ भी हमें अलग से अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये हम पूरी उम्मीद करते हैं। इनकम टैक्स बेटे 60 नंबर का आएगा और जीएसटी 40 नंबर का आएगा। इसमें से 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक एमसीक्यू और एक डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू होगा बेटे 18 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव होंगे 42 के। इसी प्रकार एमसीक्यू होगा 12 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी से नोट करते चलें।
कोई बात समझ में नहीं आएगी तो मैं रिपीट कर दूंगा उसको। तो हमारे यहाँ एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपने देखा होगा फाउंडेशन के अंदर कौन बनेगा करोड़पति आपने खेला है, ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन बताना होता है, ऐसे यहाँ पे भी बताना होगा। बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे आपने देखा है फाउंडेशन में निगेटिव मार्किंग होती है, इंटर में नहीं होती। करेंगे नंबर मिलेगा, अगर ठीक है गलत है तो नंबर कटेगा नहीं। इज इट ओके? ये हो गई बात। अब मैं आपका शुरुआत करता हूं, फर्दर टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूं। मैं आप सबसे चाहूंगा सभी लोग जवाब दें, टैक्स किसे कहते हैं? निशिता आप बताना चाहेंगी बेटा टैक्स किसे कहते हैं? मुस्कान, अमृत, कोमल और आकाश भाई, जो भी कोई बताना चाहता हो टैक्स किसे कहते हैं बताइए जरा। ठीक, और बताइए। आकाश भाई आप कोशिश करिए। अमृत, मुस्कान, कोमल, अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। और बताइए कोई, कोशिश करिए बेटे, गलत हो कोई बात नहीं है। देखिए अभी आपको कुछ आता नहीं है, आने के बाद हम लोगों से गलत हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। टैक्स एक लायबिलिटी होती है। अच्छा ठीक है। कोमल बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे? जो हम गवर्नमेंट को किसी की लॉ के अंडर पे करते हैं। बहुत बढ़िया, मुस्कान का जवाब काफी अच्छा है। और बताइए कोमल, आकाशदीप भाई, गवर्नमेंट की रिवेन्यू इनकम, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब लोग देखिए अपनी अपनी जगह जवाब अच्छा दे रहे हैं। कोमल के जवाब का मैं वेट कर रहा हूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी तरफ से, कोई भी आज से आपसे पूछे कि टैक्स किसे कहते हैं तो कहना कंपलसरी पेमेंट होती है। ये नोट करना बेटे आप मेरे साथ, कंपलसरी पेमेंट होती है थ्रू एन एक्ट, मतलब एक ऐसी पेमेंट जो एज पर द लॉ ली जाती है। तो जो अकॉर्डिंग टू द लॉ पेमेंट ली जाती है बेटे उसको हम कहते हैं एक्ट। एक्ट कहां बनता है? एक्ट बनता है पार्लियामेंट में। आप लोग जानते हैं पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? कोई भी एक बच्चा बताइए। दो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन मेंबर्स को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। इनको लोकसभा वाले एमपी को हम वोट डालते हैं, वोट डाल के चुनकर इनको भेजते हैं यहाँ पर। और राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो यही लोग चुनते हैं, इनको वोट हम नहीं करते। तो दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के। तो टैक्स कहते हैं कंपलसरी पेमेंट थ्रू एन एक्ट, एज पर द लॉ अगर कोई पेमेंट ली जाए तो उसको टैक्स कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक टैक्स कमेटी बनाई जाती है। ये टैक्स कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। इनका काम होता है रिसर्च करना, सर्वे करना और रिपोर्ट तैयार करना ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज पर ये रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं। इस इकोनॉमिक इश्यूज पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, रिसर्च होती है, सर्वे होती है, रिपोर्ट होती है, वो भेज दी जाती है फाइनेंस मिनिस्टर को। बेटे हमारे देश के इस समय फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है डॉक्टर निर्मला सीतारमन। ये फाइनेंस मिनिस्टर इसको पास कराते हैं रिपोर्ट को थ्रू कैबिनेट। कैबिनेट कहते हैं मंत्रालय जो होते हैं,
पीएम से डिस्कस करते हैं, उस पर होम मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं, और जो मिनिस्टर हैं उनसे डिस्कस करते हैं। जब ये यहाँ पास हो जाता है तो बेटे ये बन जाता है बिल। फिर इस बिल को लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में इसके ऊपर बहस होती है। जब ये यहाँ पर पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि आमतौर पर आराम से पास हो जाता है, रिवेन्यू के बिल रुकते नहीं है। ऑन पासिंग विद मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ पास होने के बाद इसको हमारे देश के राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, सेंड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बेटे हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर रामनाथ कोविंद। इनके पास भेजा जाता है, क्यों? ताकि ये इस पर अपनी सहमति दे सकें, एसेंट दे सकें। और कोई भी राष्ट्रपति अपनी एसेंट देता है साइन करके और सील कर, अपने सिग्नेचर करता है और अपनी स्टैंप लगाता है। जैसे ही वो साइन एंड सील करता है तो ये जो बिल था ये वाला, ये बन जाता है एक्ट। और इस एक्ट के थ्रू जो पेमेंट ली जाती है उसको कहते हैं टैक्स। तो एक्ट के थ्रू जो पेमेंट ली जाएगी उसको टैक्स कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? इस एक्ट के थ्रू जो पेमेंट ली जाती है उसको क्या कहते हैं हम? टैक्स। ठीक। अब बेटे हम इसी चीज को थोड़ा और डेप्थ में सीखते हैं जो हमने अभी देखा है। ये सब तो बेटे मैंने अपने पास से बताया है, और मेरे शब्दों की वैल्यू तब तक कोई नहीं होगी जब तक मैं इसके पीछे लॉ का रेफरेंस ना दूं। मैंने आपको दो बातें बताई। लॉ, टैक्स कहते हैं कंपलसरी पेमेंट जो एज पर द लॉ ली जाए, और लॉ कहां बनता है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे देश में सबसे ऊपर हमारे देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए बेटे, हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। मैं किसी टीचर पर कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि अच्छी बात नहीं होती। बस मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये सब चीजें नहीं पढ़ाता। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये बच्चों की बात है, ये बीकॉम के लोग सीखते हैं। यू आर डूइंग अ रेपुटेड कोर्स जिसके अंदर आपको बेसिक फ्रेमवर्क पता होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, बचपन से सुन रहे हैं। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जिसका बर्डन शिफ्ट कर दिया जाए वो इनडायरेक्ट है, जिसका बर्डन शिफ्ट ना किया जाए वो डायरेक्ट है। वो सब मैं आपसे आज बात नहीं करने वाला हूं। आपको कंक्लूजन बहुत अच्छा मिलेगा, बस ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में सबसे जो ऊपर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज वी नो, इसको लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 448। अभी हमको ये लिखना नहीं है, जीएसटी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब मैं ये डिटेल में लिखवाऊंगा। मैं इसका एक आर्टिकल बता रहा हूं, आर्टिकल नंबर 265 इस कॉन्स्टिट्यूशन का। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बताया कंपलसरी पेमेंट थ्रू एन एक्ट, वो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में? नो टैक्स शैल बी लेविड। ये आर्टिकल कहता है कोई टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा और ना ही लिया जाएगा। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। ना कोई टैक्स लगाया जाएगा न लिया जाएगा, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कोई टैक्स ना लगाया जाएगा ना लिया जाएगा जब तक लॉ ना हो। इसलिए हमने इसको दूसरे शब्दों में कहा कंपलसरी पेमेंट थ्रू एन एक्ट। ऐसा पेमेंट जो एज पर द लॉ ली जाए उसको हम टैक्स कहते हैं। तो ये कहां लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 265 में। तो आर्टिकल 265 बताता है ना कोई टैक्स लिया जाएगा न लगाया जाएगा, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। दूसरी बात मैंने बताई थी, लॉ बनता है पार्लियामेंट में।
इसका आर्टिकल है आर्टिकल 246। इसमें बेटे एक 7th स्केड्यूल है। इस स्केड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। लिस्ट 1 ये सेंट्रल गवर्नमेंट या आप कह दीजिए यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट है। आप दूसरे भाषा में और आसान शब्दों में कह सकते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये उनकी लिस्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। लिस्ट 2 इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारे देश में वो और यूनियन टेरिटरी ये लोग कानून बनाते हैं। और अगर कोई ऐसा इशू आ जाए जिसके बारे में पावर ना लिस्ट 1 में हो ना लिस्ट 2 में हो, तो ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाती हैं लिस्ट 3 में, जिसको हम कॉन्करेंट कहते हैं। कॉन्करेंट। अब इस लिस्ट के अंदर बेटे एंट्री होती है, एंट्री 1 2 3 ऐसे करके एंट्री होती है बहुत सारी। इसके अंदर एक एंट्री है एंट्री 82। इसमें इनकम टैक्स के ऊपर कानून बनाने की पावर दी गई है। कौन सी एंट्री में? एंट्री 82 में। तो आप बताइए इनकम टैक्स का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, अब स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी या दोनों गवर्नमेंट मिलकर बनाएंगी? बताइए, कोशिश करा करिए, सब लोग जवाब दे दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, बच्चा कह रहा है एक सेंट्रल गवर्नमेंट। और लोग भी बताइए सेंट्रल। तो बेटे जब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, होल ऑफ इंडिया पर। अभी मैं इंडिया का मीनिंग आपको नहीं समझा रहा हूं, वरना हम दूसरी दिशा में निकल जाएंगे। ठीक, बताऊंगा सब कुछ, बट थोड़ा समय लगेगा। होल ऑफ इंडिया पर इनकम टैक्स का कानून लगेगा। दिल्ली पर भी लगेगा, उत्तर प्रदेश पे भी लगेगा, पंजाब पे भी लगेगा, हरियाणा पे भी लगेगा। जितने हमारा पूरा देश है, पूरे देश पर इनकम टैक्स का कानून एप्लीकेबल है। अब दूसरी बात उठती है, जैसे ये स्टेट है, स्टेट के अंदर भी बहुत सारी यहां पर पावर दी गई है। यहां पर एक एंट्री 54 है जिसमें वैट का कानून बनाने की पावर है। वैट कहते हैं सेल्स टैक्स को, और ये सेल टैक्स लगना अब बंद हो गया है क्योंकि अब जीएसटी लगता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगने लगा है, उससे पहले ये लगता था। तो जब ये लगा करता था तब ये लगाने की पावर, इसका कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज के पास थी। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और यहां पर जो पावर है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की है। इसी पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यह है कानून जो हमको पढ़ना है क्लासरूम में, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और यह कानून कहां बना होगा बेटे? पार्लियामेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने कानून होंगे बेटे वो पार्लियामेंट में बनेंगे। और पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज हैं बेटे, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। यहां बनेंगे ये कानून। इसलिए मैंने पीछे आपसे कहा कि कंपलसरी पेमेंट थ्रू एन एक्ट, तो वो तो कहा एज पर आर्टिकल 265, और फिर मैंने आपसे बोला कि कानून बनेगा पार्लियामेंट में, वो इसके बेस पर मैंने कहा। और इस पर साइन और सील कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये करते हैं इस पर साइन। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून होते हैं ये साइन करते हैं इस पे। अब हम बात करते हैं स्टेट की। स्टेट लिस्ट 2 की बात करते हैं। लिस्ट 2 में स्टेट के पास भी पावर है कानून बनाने की और यूनियन टेरिटरीज के पास भी है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग, आप लोग मुझे या तो बोलकर या चैट बॉक्स में आके जवाब दें, हमारे देश में कितनी स्टेट है और कितनी यूनियन टेरिटरी है। मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं बेटे, कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? और बताइए बेटे।
मुस्कान आप बताइए बेटे। एक बच्चा कह रहा है 28, दो बच्चे कह रहे हैं 29। और बताइए। ओके। मुस्कान, कोमल बेटे, मैं आपका भी रिप्लाई सुनना चाहता हूं। मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपका। मुस्कान बेटे बताइए। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे करूं, आप लोगों ने बेटे बिल्कुल घबराना नहीं है। गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारे देश में इस समय 28 स्टेट्स है। जम्मू एंड कश्मीर बेटे अब स्टेट नहीं है, ठीक। तो 29 पहले हुआ करते थे, बट अब 28 है। और यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में 8। कौन कौन सी मैं अभी बताऊंगा। ये जो 28 स्टेट्स हैं हमारे देश में, इनका कानून बनता है बेटे यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको हिंदी में हम विधानसभा बोलते हैं, और प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यहां बनता है कानून। जैसे देश का कानून लोकसभा राज्यसभा में बनता है, सिमिलरली स्टेट्स का कानून विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनता है। इज इट फाइन? अच्छा। और इस पर जो साइन और सील करता है, जैसे देश के कानून पर प्रेसिडेंट साइन करता है, इस पर साइन करता है गवर्नर। गवर्नर साइन करता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। इसमें दो तरह की यूनियन टेरिटरीज हैं बेटे। एक है विद लेजिस्लेचर और एक है विदाउट लेजिस्लेचर। विदाउट लेजिस्लेचर का मतलब है जहां पर विधानसभा नहीं है, और विद लेजिस्लेचर का मतलब है जहां पर विधानसभा है, चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री चुना जाता है। यहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है। ये विद लेजिस्लेचर वाली कौन कौन सी है? दिल्ली है, इसीलिए यहां का अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है। यहां पर है पुदुचेरी, जिसको आप पौंडीचेरी भी बोलते हैं। और तीसरी है जम्मू एंड कश्मीर। ये तीन है विद लेजिस्लेचर वाली। इनका कानून बनता है बेटे लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। दिल्ली में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ये नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बस लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसलिए दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनको हाफ स्टेट बोला जाता है। और यहाँ की पुलिस हमारे देश के होम मिनिस्टर के अंडर होती है। यहाँ की पुलिस यहाँ के मुख्यमंत्री के अंडर नहीं होती। जैसे दिल्ली की पुलिस केजरीवाल के अंडर में नहीं है, ऐसी जम्मू एंड कश्मीर की वहां के मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं होगी। और यहाँ पे साइन करेगा और सील करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी। तो स्टेट में गवर्नर और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर में एलजी होता है। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। अब जो विदाउट लेजिस्लेचर है बेटे, ना यहाँ विधानसभा होती है, ना यहाँ विधान परिषद होता है, ना यहाँ कोई चुनाव होता है, ना यहाँ का मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पे सेंटर का रूल होता है। तो यहाँ पे कोई कानून अलग से बन ही नहीं सकता। जो बनाएगी पार्लियामेंट बनाएगी यहाँ के लिए कानून। यहाँ पे कौन कौन आएगा? चंडीगढ़। ऑल दो चंडीगढ़ कैपिटल भी है हरियाणा और पंजाब दोनों की, और साथ में यूनियन टेरिटरी भी है। दूसरा है अंडमान
एंड निकोबार आइलैंड, एक है लक्षद्वीप, एक आपने नाम सुना होगा लद्दाख। लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया गया है, वो यहां पे है। और पांचवा है दमन एंड दीव। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं, 8-9 होनी चाहिए, बेटे 8 ही हैं। लास्ट ईयर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। दादर नागर हवेली ये दोनों गुजरात में हैं, गुजरात के पास में। इन दोनों को मर्ज करके अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये अलग अलग नहीं है, अब ये 5 अलग हैं, ये 3 अलग हैं। तो देश का कानून पार्लियामेंट में साइन प्रेसिडेंट करेगा, राज्य का कानून लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल में साइन गवर्नर करेगा। यूनियन टेरिटरी में जो लेजिस्लेचर वाली हैं उनका कानून लेजिस्लेटिव असेंबली में साइन एलजी करेगा, और विदाउट लेजिस्लेचर में कानून ही नहीं बनता है अलग से कोई। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है आपको टैक्स का या लॉ का? निशिता बेटे ये भी क्लियर हो गई कि 8 हैं, 9 नहीं है। ओके, अब बेटे मैं इस चीज को और आगे बढ़ाता हूं। देखिए, जिन बच्चों ने मुझसे कॉस्टिंग के डेमो लिए हैं वो जानते हैं मैं बड़े आराम आराम से पूरी बात उनके सामने आपके सामने रखूंगा। जब क्लास का बिल्कुल कंक्लूजन होगा आज की, तो अब बहुत फ्रूटफुल क्लास आपको लगेगी। थोड़ा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा बेटे। अब सुनिए आगे की बात। अब बात यहां पे पहुंची बेटे, सबसे ऊपर है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं बेटे आर्टिकल। आर्टिकल्स में होती हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल्स में है लिस्ट। लिस्ट में है एंट्री, और एंट्री से बना है एक्ट, जिसमें से हम एक एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्ट बटा होता है चैप्टर्स में। चैप्टर्स का मतलब है पार्ट्स। चैप्टर का मतलब कहानियों की किताब में, स्टोरी बुक में जो चैप्टर दिए होते हैं वैसे नहीं, पार्ट्स। पार्ट्स में बटा हुआ है। इन चैप्टर्स में होते हैं बेटे सेक्शंस। सेक्शन में होता है बेटे सब सेक्शन। सब सेक्शन में होता है क्लॉज। क्लॉज में सब क्लॉज। सब क्लॉज में सब क्लॉज, और सब क्लॉज में होती है प्रोविजो। ये आप मुझसे बहुत बार सुनेंगे प्रोविजो इस इनकम टैक्स लॉ में, और मैं आपको बहुत अच्छे से आगे चलकर बताऊंगा। एक वर्ड सुनेंगे आप मुझसे बार बार, एक्सप्लेनेशन। इनको मैं आपको आगे चलकर बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, प्रोविजो क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है। आइए बेटे हम आगे चलते हैं, अगर इतना नोट कर लिया हो आपने। बेटे मूव करूं आगे में, अगर नोट कर लिया हो तो आपने। और कोई स्टूडेंट अगर नोट नहीं कर पाता है तो वो मुझे बता देगा, मैं उसको बाद में नोट शो कर दूंगा। चाहे तो वो फोटो क्लिक कर सकता है या मुझसे पीडीएफ की डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो बेटे मैं आपसे बहुत 2-3 छोटी छोटी बातें करूंगा, और उसी में मैं कोशिश करूंगा कि अपनी क्लास को कंक्लूड कर दूं। आइए मैं आपको पहली बात बताने जा रहा हूं। अब तक मैंने बेटे किसी चैप्टर के बारे में बात नहीं करी, आज मैं बात भी नहीं करूंगा। कल हमारी दोबारा से इनकम टैक्स की क्लास होगी कल, और उसमें हम एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेमो देने के बाद। ठीक है, देखिए मैं पहली बात छोटी सी बता रहा हूं आपको। टैक्स पेयर हिंदी में बोले आकाश भाई तो करदाता बोलते हैं। आगे से ना आप करदाता बोलेंगे ना टैक्स पेयर बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे असेसी। कोई बच्चा रिपीट कर देगा, क्या बोलेंगे? असेसी।
बेटा रिपीट करोगे कोई? असेसी, वेरी गुड। दूसरा टैक्स ऑफिसर। आगे से हम इस सब्जेक्ट में कभी भी नहीं बोलेंगे टैक्स ऑफिसर, बेटे हम बोलेंगे असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं उनको हम असेसिंग ऑफिसर या एओ बोलते हैं। और मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा ये असेसिंग ऑफिसर क्या होता है आने वाली क्लासेस में। तीसरा, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं बहुत छोटा सा, आप बताइएगा। आप लोगों ने आज 5 लाख रुपए कमाए, निशिता, मुस्कान, अमृत, आकाश भाई और कोमल, और जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात, बेटे आपने 5 लाख रुपए कमाए आज, तो क्या आज शाम को ही आप टैक्स देने चले जाएंगे? बताइए आप, कोई मुझे बताएं, आज ही देने चले जाएंगे टैक्स? नहीं, नहीं जाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं आज नहीं जाएंगे। अच्छा कल चले जाएंगे? कल चले जाएंगे, आज का टैक्स कल दे दें? जवाब है नहीं, कल परसों का खेल नहीं है। पहले ना आप पैसा कमा लें, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इनकम अर्न कर लें यहां से यहां तक, और फिर जितना भी इस वर्ष में आप पैसा कमाएंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के फाइनेंशियल ईयर में, उसका टैक्स जो अगला साल होगा ना, अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें टैक्स देंगे। मतलब इस ईयर का टैक्स इस ईयर में देंगे। तो बेटे इस ईयर की इनकम पर टैक्स कब देंगे? इसके अगले साल। इज इट ओके? अब मेरी बात सुनिएगा, आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 2022 में होगा, और 2022 में जो एग्जाम होगा वो मार्च के बाद होगा, मई या जून में, नवंबर दिसंबर में। तो 2022 के लिए जो एग्जाम में ईयर पूछा जाएगा वो ये वाला ईयर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ये वाला 2021-22, ये फाइनेंशियल ईयर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और 21-22 का टैक्स बेटे कब देना होगा? 22-23 में। मतलब इसका टैक्स इस ईयर में देना है। इस ईयर आप पहले पैसा कमा लो पूरा, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक पैसा कमा लो, फिर 22-23 में टैक्स देना। अब बेटे एक बार बताओ, 22-23 का टैक्स, 22-23 का टैक्स कब देना होगा? 22-23 का टैक्स कब देना होगा बेटे? ट्वेंटी 24 में, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर देना होगा। 23-24 में नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, ये 12 महीने का एक ईयर है, तो क्या कभी भी टैक्स दे सकते हैं? जवाब है नहीं। मार्च में ये ईयर खत्म हो गया, अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट हो गया, तो आपको 4 महीने का समय दिया गया है टैक्स देने के लिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां पर 31 जुलाई तक आपको टैक्स डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करना है टैक्स 31 जुलाई तक। तो चाहे मुझको सुनाई दे या ना दे, आप लोग रिपीट करें, 21-22 का टैक्स हम देंगे कौन सी डेट तक? 31 जुलाई 2022 तक। 21-22 का टैक्स 2022-23 में देना है 31 जुलाई तक। कितने महीने का समय दिया गया आपको? 4 महीने का। अब बेटा बात सुनना, एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। देखो ये सेक्शन है 139 सबसेक्शन 1, ये सेक्शन है। इस सेक्शन में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सेक्शन, तो इस सेक्शन में 3 डेट्स दी हैं, 3। मतलब मैंने तो अभी आपको एक ही डेट बताई है, बट जब ये सेक्शन पढ़ेंगे तो 3 डेट्स हैं। बट अगर अभी मैं उसको यहां पर लिख दूंगा, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, समझ में नहीं आएगी मेरी बात, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं तीनों डेट्स अभी नहीं लिख रहा हूं, बट जब मैं आगे सेक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं लिखवाऊंगा। मैं डेट बता देता हूं,
कुछ लोगों के लिए डेट 31 जुलाई है, कुछ लोगों के लिए जो बड़े टैक्स पेयर हैं उनके लिए डेट 31 अक्टूबर है, और कुछ के लिए डेट 30 नवंबर है। ज्यादातर के लिए डेट 31 जुलाई होती है। तो आगे चलकर मैं आपको भविष्य में बताऊंगा किसके लिए डेट 31 जुलाई है, किसके लिए 31 अक्टूबर है, किसके लिए 30 नवंबर है। बट अभी अभी आपको मालूम होना चाहिए इनिशियल स्टेज पर डेट एक नहीं है, डेट कितनी है, 3। मगर जिसके लिए 31 जुलाई है उसके लिए 31 अक्टूबर नहीं है, जिसके लिए 31 अक्टूबर है उसके लिए 30 नवंबर नहीं है। इज इट फाइन? इज इट फाइन? तो मैं आगे मूव कर रहा हूं बेटे। ठीक, अभी हमने सुन लिया कि टैक्स जमा होगा। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इस बात का जवाब सब दे। बेटे टैक्स डिपॉजिट करना है हमको, क्या हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी टैक्स जमा कर देंगे या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बस मुझे ये बता दो, कंप्यूट करना है या नहीं करना है? यस और नो? करना है। अच्छा, कोई मुझे बताओ करना किस पर होगा, टैक्स किस चीज पर कैलकुलेट होगा? कोई मुझे बताओ। एक बच्चे ने बताया इनकम पर कैलकुलेट होगा, उम्मीद करता हूं और लोग भी ये नहीं, नेट प्रॉफिट पर नहीं। आप नेट प्रॉफिट मत बोलिएगा बेटा निशिता, इनकम ही बोलिएगा। बाकी आपकी जो इंटेंशन है मैं समझ गया, वो ठीक है। आपकी इनकम, इनकम का मतलब यहां सेल्स नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, सेल्स में से खर्चे माइनस करके। मैं समझ गया आप नेट प्रॉफिट किसे कह रहे हैं, मगर हम उसको इनकम बोलते हैं इनकम टैक्स में। तो मैं कह सकता हूं ना, सबसे पहले हमको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। सबसे पहले हमको ये सीखना है। जब हमको ये टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना आ जाएगा तो फिर हम इस पर कंप्यूट करना सीखेंगे टैक्स। दूसरा हमको इस पर सीखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, फिर जाके टैक्स जमा कराएंगे। जो अभी हमने देखा कि टैक्स जमा कराना है, तो ऐसे ही थोड़ी रेंडमली टैक्स जमा करा देंगे। आज मन कर रहा है 10,000 टैक्स जमा कराने का, तो 10,000 टैक्स जमा करा देंगे। हमारा तो 1,00,000 का मन कर रहा है तो 1,00,000 जमा करा देंगे। नहीं, टैक्स कंप्यूट करेंगे, और टैक्स कंप्यूट करने के लिए हमें इनकम कंप्यूट करनी है। इसके बाद टैक्स डिपॉजिट करेंगे। बेटे ये जो आपने लिखा है ना, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है, बेटा ये मुझे आपको सिखाने में इतनी क्लास लग जाएंगी, आराम से इतनी क्लास ले जाएगा ये टॉपिक। यानी कि मैंने आपको बता दिया ये हमारा कोर्स है। ये जो आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 70 क्लास तो ये सीखने में लग जाएंगी, 8 क्लासेस के आसपास यहां पे लग जाएंगी, 1 क्लास यहां पे लग जाएगी। और अभी एक काम और है, उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं। एक बात ध्यान से सुनना, ये जो कंप्यूटेशन है ना, कंप्यूटेशन लिखा है ये इसको आगे से हम बोलेंगे असेसमेंट। क्या बोलेंगे? असेसमेंट। अच्छा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग नोट कर रहे हैं। इसको बोलेंगे बेटे हम असेसमेंट, कंप्यूटेशन को। अब जरा यहां देखना लास्ट पेज पर, 21-22 की इनकम को कब असेस किया जाएगा? असेस किया जाएगा, असेस का मतलब है कैलकुलेट किया जाएगा। बताना जरा 21-22 की इनकम को कब कैलकुलेट किया जाएगा? हम कहेंगे जब टैक्स देना होगा। यहां पे टैक्स देने से पहले टैक्स कंप्यूट करोगे, और टैक्स कंप्यूट करने से पहले इनकम कंप्यूट करोगे। तो हम कह सकते हैं ना कि 21-22 की इनकम को हम 22-23 में असेस करेंगे। इसलिए इस ईयर का नाम है बेटे असेसमेंट ईयर, क्योंकि इसमें इनकम को कंप्यूट किया जाता है। और असेसमेंट ईयर में हमेशा पिछले साल की इनकम को कंप्यूट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटे हम प्रीवियस ईयर। शॉर्ट में बोल देते हैं P.Y. इसे शॉर्ट में बोल देते हैं A.Y. असेसमेंट ईयर।
तो असेसमेंट ईयर जो आपके एग्जाम में आएगा वो 22-23 होगा और प्रीवियस ईयर होगा 21-22। तो असेसमेंट ईयर मैं कभी बोलूं ना आपसे असेसमेंट ईयर 22-23 तो उसका मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 ही है, और मैं बोल दूं प्रीवियस ईयर 21-22 तो उसका मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 है। अब मैं एक चीज बोलूंगा, आप लोगों को बताना है कि वो मैंने सेम बात है या अलग अलग है, ये बताना। प्रीवियस ईयर 21-22 एंड असेसमेंट ईयर 22-23 एक ही ईयर के बारे में बात कर रहा हूं या अलग अलग ईयर के बारे में बात कर रहा हूं? प्रीवियस ईयर 21-22 एंड असेसमेंट ईयर 22-23, निशिता कह रही है एक ही है, और लोग क्या कहते हैं एक है। बिल्कुल। अब मैं दोबारा बोलता हूं दूसरी बात, सुन के बताना दूसरी बात। प्रीवियस ईयर 21-22 एंड प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22 एंड प्रीवियस ईयर 22-23 सेम और डिफरेंट? बच्चा कह रहा है जी अलग है, और बच्चे क्या कहते हैं? डिफरेंट। डिफरेंट, बिल्कुल। तो एग्जाम में कभी भी आ जाए या मैं आपसे बोलूं या आप लिखा हुआ कहीं देखें, असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम के बारे में ही बात हो रही है। अगर ये बात आपको क्लियर हो तो मैं फिर आगे चलना चाहता हूं। आप जब कहेंगे प्रीति बेटा आपको क्लियर है, कोमल, कोमल बेटा आपको क्लियर है? ठीक, वो बता देते हो ना तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई बच्चे को क्लियर है नहीं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 21-22 का टैक्स आपने देखा असेसमेंट ईयर 22-23 में 31 जुलाई को देना है। क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुनना, बताइएगा आप, सब लोग जवाब दीजिएगा। टैक्स, ये जो टैक्स है जमा करना है, बताइए ये पुलिस स्टेशन में जमा होगा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? बताइए, पुलिस स्टेशन में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? सब लोग बताइए बेटे। अभी एक बच्चे ने जवाब दिया है, और बताइए, और बताइए। ठीक, और कोई रह गया हो तो वो भी बताओ। नहीं, कोई नहीं रहा। जवाब सुनिए बेटे, दोनों में से कहीं पर भी जमा नहीं होगा, ना पुलिस स्टेशन में ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आपने बिल्कुल सही सुना है, दोनों में से कहीं जमा नहीं होगा। टैक्स हमेशा बैंक में जमा होता है, टैक्स हमेशा बैंक में जमा होता है। कहां जमा होता है? बैंक में। तो डिपॉजिट टैक्स इनटू एन ऑथराइज्ड बैंक, और ऑथराइज कौन करेगा? बैंक, बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑथराइज करेगा जिस बैंक को, उस बैंक में टैक्स जमा होगा। हर बैंक में टैक्स जमा नहीं होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बैंक ऑथराइज है और कौन सा बैंक ऑथराइज नहीं है? बेटे मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। नंबर 1, आप गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हैं कि इंडिया में इनकम टैक्स कौन से बैंक में जमा होता है। नंबर 1, गूगल पे सर्च कर लो, सब पूरी डिटेल पता चल जाएगी। नंबर 2, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, आप चाहे तो फुल फॉर्म लिख लेना इसकी। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, ये एवरी ईयर जुरिसडिक्शन को छापता है। मतलब वो ये बताता है कि कौन से बैंक में कहां पर किस ब्रांच में टैक्स जमा होगा। उसकी बाकायदा एक बुक पब्लिश की जाती है, वो आप बुक किसी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तीसरा और सबसे आसान तरीका, आप अपने नजदीकी बैंक में जाइए, जहां पर भी आप रहते हैं उसके नजदीकी बैंक में जाइए, जाके पूछिए सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स जमा होता है आपके यहाँ? अगर होता होगा तो वो कह देगा जमा कर दो, नहीं होता होगा तो आपसे कह देगा हमारे यहाँ जमा नहीं होता है, आप दूसरे बैंक में चले जाइए, वहां जमा हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटे ये पता लगाना कि किस बैंक में टैक्स जमा होता है और किस बैंक में टैक्स जमा नहीं होता। मगर टैक्स कहां जमा होता है बेटे? बैंक में। अब बेटे क्वेश्चन ये उठता है, हमने इनकम खुद कैलकुलेट कर ली, देखो
अपने आप या अपनी सीए के हेल्प से। टैक्स खुद कंप्यूट कर लिया, फिर टैक्स जाके बैंक में जमा करा दिया। बेटे आप बताइए इन तीनों काम में कहीं पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया? जवाब है नहीं आया। तो फिर इतने बड़े बड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों बने हुए हैं? तो सुनिएगा बेटा, जब ये तीन काम हो जाएं 31 जुलाई तक, तो 31 जुलाई या इससे पहले ही, मगर पहले टैक्स कंप्यूट करें, इनकम कंप्यूट करें, टैक्स जमा करें। उसके बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाइए, या तो मैनुअली या ऑनलाइन वर्चुअली इंटरनेट के थ्रू, ठीक। और बताइए कि मेरा नाम शावेज आलम है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैंने यहां से पैसा कमाया, यहां पर खर्च किया, ये मेरा पैसा बचा, उस पर इतना टैक्स बनता था, ये टैक्स मैंने फलाह बैंक में जमा करा दिया है। ये सारी जानकारी हमें देनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये हमारा चौथा काम है बेटे, इसे कहते हैं फाइलिंग ऑफ ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। इसे सीखने में हमें 3 से 4 क्लास लग जाएंगी। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग, आपने नाम सुना भी होगा ITR, इसको हम इनकम टैक्स रिटर्न या रिटर्न ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। ICI के मॉड्यूल में, CMA के मॉड्यूल में पूरा चैप्टर दिया हुआ है इसका। अब ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखवाए ना बेटे, ये है हमारा सिलेबस। कोई पूछे सिलेबस क्या है, कहना ये 4 चीजें सीखनी है, और इसे सीखने में 80-85 क्लासेस हमारी लग जाएंगी आपके सामने। ये मैंने आपको सिलेबस बताया, ठीक। अब ये सिलेबस को हम तैयारी कहां से करेंगे, नॉलेज कहां से लेंगे? तो सोर्स ऑफ नॉलेज बता रहा हूं मैं आपको बेटे। सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे 5 होंगे, पढ़ाऊंगा तो मैं, मगर ये 5 चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, नंबर 3 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नोटिफिकेशन या सर्कुलर, यहां से सीखेंगे हम। और नंबर 4 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं केस लॉ, या कोई अमेंडमेंट आ जाए, अमेंडमेंट जो आपको मैं साथ साथ सिखाऊंगा, अलग से नहीं सिखाऊंगा, बाय फाइनेंस एक्ट। और आपके यहां जो फाइनेंस एक्ट आएगा वो फाइनेंस एक्ट 2021 आएगा आपके एग्जाम में, जो आ चुका है वो आएगा आपके एग्जाम में। ये 5 चीजों से हम ये 4 चीजें सीखेंगे। आपकी बुक में ICI या CMA के मॉड्यूल में इन 4 चीजों को चैप्टर बना के दे दिया है, मगर हैं ये 4 पॉइंट। बताइए अगर ये बात क्लियर हो आपको मेरी, क्या हमारा सिलेबस है और कहां से सीखेंगे, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को मेरी? कोई पूछे सिलेबस क्या है, कहना बस 4 चीजें सीखनी है, मगर 85 क्लास लगेगी, और वो भी कम से कम 2 घंटे की, एक 170 आवर्स। बहुत बड़ा कोर्स है बेटे ये, इसलिए हमारी टैक्स की क्लास बेटा रेगुलर चलेगी, रेगुलर। कॉस्टिंग का अभी मैं नहीं बोल सकता हूं, बट कोशिश है कि कॉस्टिंग की भी रेगुलर क्लास चले 5 और 6 डेज इन अ वीक। कोर्स समय पे हो जाता है ना, तो बेटा उसका फायदा ये होता है रिवीजन हो सकता है, हम ग्रुप 2 को आराम से पूरा कर सकते हैं फिर। और हमें बेटा आप सब लोग सुनना, मेरा आपको सजेशन है, बोथ ग्रुप करें, रैंक लाने की तैयारी करें। जो लोग कॉस्टिंग पढ़े हैं, जिन्होंने डेमो लिया, वो जानते हैं हम कैसा कॉस्टिंग पढ़ाते हैं। जब आप हमारे अकाउंट्स वाले टीचर से अकाउंट्स पढ़ेंगे, लॉ वाले सर से लॉ पढ़ेंगे, तो वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे आपको लॉ और अकाउंट्स। तो हमारी पूरी टीम बहुत स्ट्रांग है, वरना कभी कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं लॉ अच्छा है तो अकाउंट्स अच्छा नहीं है, टैक्स अच्छा है तो कॉस्टिंग अच्छा नहीं है, कहीं EIS-SM अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ ऊपर वाले की मेहरबानी है कि पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट एक से बढ़कर एक मिलेंगे आपको। और बेटे अभी तो ये ट्रेलर है, हम धीरे धीरे फिल्म रिलीज करेंगे तो वो इससे अच्छी होगी। चलिए मैं वापस यहां पर आता हूं। तो हमारा पॉइंट ये चल रहा था कि इनकम टैक्स ना पुलिस स्टेशन में जमा होता है, ना डिपार्टमेंट में, बैंक में जमा होता है।
अब एक और क्वेश्चन मन में आता है कि हमें पता चल गया फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टैक्स जमा होता है एसबीआई बैंक में, या लुधियाना में जमा होता है, या अमृतसर में जमा होता है, या लखनऊ के जो लालगंज चौक है वहां पे जमा होता है, या घंटा घर पे जमा होता है। हमें पता चल गया बेटे, अब हम वहां पे पहुंचे टैक्स जमा कराने, तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा क्या वहां हमारा अकाउंट होना जरूरी है? तो जवाब है नहीं, अकाउंट हो चाहे ना हो आप टैक्स जमा करा सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर हमारे पास प्रूफ क्या होगा कि हमने टैक्स जमा करा दिया? जवाब सुनिएगा, जब आप टैक्स जमा कराने जाएंगे ना, तो आपको टैक्स जमा कराने से पहले एक चालान भरना होगा। चालान, चालान कहते हैं जो भुगतान होता है, भुगतान को कहते हैं इंग्लिश में चालान। तो टैक्स जमा करने का जो फॉर्म है उस फॉर्म को चालान बोलते हैं, और इसका चालान नंबर है 280। ये चालान का नंबर है, फॉर्म का नंबर है। ये आपको बैंक में नहीं मिलेगा। कभी आप बैंक में जाके बेटे लड़ने लगे कि हमारे मास्टर ने बताया था कि चालान भरना है, बेटे ये आपको बुक शॉप पर या ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसकी कॉपी निकाल सकते हैं। आप चाहे मैनुअली टैक्स जमा करें या ऑनलाइन जमा करें, फॉर्म तो भरना पड़ेगा। फॉर्म मैंडेटरी है ये भरना। इसमें आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ये आपको भरना है। इसके अलावा आपकी टैक्स डिटेल, और फिर यहां पर एक लाइन पड़ी होती है ऐसे करके फॉर्म के अंदर, यहां लिखा होता है टैक्स पेयर काउंटर फॉइल, और फिर बैंक का कर्मचारी जो आपसे टैक्स का पैसा लेता है वो कहता है ये फॉर्म भर दो, यहां पे स्टैंप लगाता है, यहां पे स्टैंप लगाता है बैंक की, अपने साइन करता है, और ये वाला पोर्शन, इससे नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये फाड़ के आपको दे देता है। ये आपके पास प्रूफ है कि आपने टैक्स जमा कर दिया। फिर इसकी जानकारी आप इसके अंदर भरते हैं आईटीआर के अंदर कि मैंने फला डेट पर फला बैंक की फला ब्रांच में टैक्स जमा कराया है, इतना। ये रहा मेरे पास प्रूफ। बताइए यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ाता हूं क्लास को, 6-7 मिनट की क्लास है बस। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक, मैं आगे चलता हूं, सुनिएगा बेटे। बेटे आप में से किसके पास पैन नंबर है और किसके पास नहीं है? यस नो में जवाब दीजिए, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। और जिसके पास हो वो अपने पास पैन कार्ड निकाल के बैठ जाए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको एक फॉर्म दूंगा और आप वो फॉर्म भर के जो मैं अभी बताऊंगा, आपका काम होगा कि आप अपना पैन कार्ड खुद बनवाएं। ठीक है? जब आज आप पहला काम करेंगे तभी तो बेटे कल आपको क्लाइंट का काम करना आएगा। आप में से किसी के पास पैन कार्ड नहीं है? किसी के भी पास? अगर किसी के पास है बेटे, मेजर ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। 2 साल का बच्चा हो उसका भी पैन कार्ड बन सकता है। ये वोट थोड़ी डालना है बेटा हमको कि वोटर आईडी बनेगी हमारी। जैसे पासपोर्ट बन सकता है छोटे बच्चे का, वैसे पैन कार्ड भी बन सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी थोड़ी है, आधार कार्ड भी तो बन जाता है छोटे बच्चों का, ऐसे ही पैन कार्ड भी बन जाता है। और बताओ, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है? चलिए, अगर है तो बेटे बताइए मुझे। है बेटे अमृत, आप निकाल के बैठ जाइएगा और जो मैं बात बताऊंगा वो आप कंफर्म करेंगी, ताकि और बच्चों को पता चले कि जो मैं बता रहा हूं। आकाशदीप, आप भी अपना पैन कार्ड रखना अपने पास, थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे आपसे। ठीक, देखिए पैन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं, 10। पहले 5 अल्फाबेट होते हैं, फिर एक 4 न्यूमेरिकल होते हैं, फिर एक अल्फाबेट होता है। जिन बच्चों के पास पैन कार्ड है वो देख गिन के बताएं 10 डिजिट हैं या नहीं। तो एक स्टूडेंट ने बताया हाँ सर ऐसा है, 5, 4 और 1। एक बार मैं डेमो दे रहा था आज से 3-4 साल पहले, तो एक बच्चे ने कहा मुझे कि नहीं सर 5 अल्फाबेट नहीं है, 4 अल्फाबेट हैं
और 5 न्यूमेरिकल हैं और 1 अल्फाबेट है। मैंने कहा ठीक है बेटे, कल आप अपना पैन कार्ड क्लास में ले आना। तब ऑनलाइन क्लास नहीं चलती थी, फेस टू फेस क्लास की बात है। डेमो में उसने मुझे बोला, अगले दिन वो लेकर आया तो बेटे उसके 4 अल्फाबेट थे, 5 न्यूमेरिकल नंबर थे और फिर 1 अल्फाबेट था। मतलब जो मैंने बताया था वो गलत निकला। तो बेटा सुनिएगा, वो पैन नंबर नहीं होता। बच्चे को लगा वो पैन नंबर है, बेटे वो 10 नंबर होता है। क्या होता है? 10 नंबर। वो हमारे कोर्स में आएगा आगे चलकर, बहुत आगे चलकर आएगा कोर्स में। तो पैन नंबर अलग चीज है और 10 नंबर TAN 10 नंबर अलग चीज है, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब सुनिएगा, ये पैन नंबर कहां से मिलता है। अब जिनके पास पैन नंबर नहीं है वो सुनेंगे, अगर वो कहेंगे तो मैं उनको ऑनलाइन फॉर्म भेज दूंगा, वो उसका प्रिंट निकलवा कर और जमा करा देंगे। अदरवाइज वो ऑनलाइन भी गूगल पे सर्च कर लेंगे कि पैन कार्ड बनाने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कौन सी वेबसाइट है। नहीं पता होगा तो मैं लिंक बता दूंगा उनको। फॉर्म नंबर 49A ये एक फॉर्म होता है जो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली क्लासेस में आपको शो करूं। ये एक फॉर्म होगा, इसको पूरा भरना है आपको। नंबर 2, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ये नहीं कि सेल्फी लेके लगा दो इस पे, या बड़े बड़े DSLR से खींचे हुए फोटो, वो नहीं, 2 छोटे पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरा, एक ID और एक रेसिडेंस प्रूफ। और 4th, फीस। आपके क्लाइंट ने पूछा सर और मैडम ID और रेसिडेंस प्रूफ में क्या लगेगा, तो उन्हें बताइए वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन चारों में से कुछ भी लगा दो। आपके क्लाइंट ने जवाब दिया आपको कि उसके पास चारों में से कुछ भी नहीं है, तो आप उसे बोलिए अगर चारों में से कुछ भी नहीं है तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट और घर का बिजली या पानी का बिल। आपके क्लाइंट ने बोला कि जी वो तो 5वीं पास है, 10th तक तो वो पहुंचा ही नहीं, तो वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है। अब कैसे बनेगा? ना तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट है, ना 10th क्लास का सर्टिफिकेट है। तो फिर आप उसे बोलना कि उसके इलाके में जो SDM ऑफिस हो, उस ऑफिस में जाकर अपना एक एफिडेविट बनवा ले, अपना पहचान का एफिडेविट बनवा ले। उस एफिडेविट के बेस पर भी पैन कार्ड बन जाएगा। इतना ओके है? अब ये पैन कार्ड बनाता कौन है? ये बनाते हैं CDSL और NSDL। आज की क्लास में तो देखिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा इसके ऊपर, आगे चलकर बात करूंगा। बस इतना बता दूं, 2004 में ये दोनों डिपार्टमेंट एग्जिस्टेंस में आए। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर P चिदम्बरम ने ये दोनों डिपार्टमेंट बनाए और इंडिया के जितने भी ऑनेस्ट ऑफिसर थे उनको इसमें डिप्लॉय किया, इसमें लगाया, और सैलरी का पैकेज भी बहुत बड़ा पैकेज रखा। और ये दोनों डिपार्टमेंट GST छोड़कर इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू वर्क होता है, स्टॉक मार्केट होता है, सब ये हैंडल करते हैं। ये बहुत बड़ी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कलोड एक्सट्रीम है। तो ये इतने बड़े डिपार्टमेंट हैं दोनों कि ये इतना छोटा सा काम एप्लीकेशन लेना, क्योंकि हम तो यहां जमा करेंगे, इनके पास समय नहीं है। तो इन्होंने ना इनसे बोल दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, कि आप लोग ये फॉर्म ले लो और हमें जमा कर दो, हमें जमा कर दो, ये हमारे पास समय नहीं है, हमें आप जमा कर दो, इनसे ले लो और आप हमें भेज दो, और फिर हम इनके घर पर इनका पैन कार्ड भेज देंगे वेरीफाई करके रजिस्टर्ड पोस्ट से। अब दिल्ली जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत वर्कलोड है। मैं आपको बात बताता हूं एक 2012 की। आपने एक नाम सुना होगा CAG, नहीं सुना हो तो अब सुन लो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जितनी भी गवर्नमेंट ऑडिट होती हैं सब इनके थ्रू होती हैं। तो CAG में मैं किसी काम से गया था,
तो उनके ऑफिसर ने मुझे बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इस समय 2012 की बात कर रहा हूं, आज से 9 साल पहले की, 10 साल पहले की, कि 100 करोड़, ध्यान से सुनना, 100 करोड़ इंफॉर्मेशन है, 1 बिलियन इंफॉर्मेशन है उनके पास, 1 बिलियन। आप बिलीव नहीं करेंगे, टैक्स चोरी की। बट वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन पर एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत वर्कलोड है ये। इतनी सारी इंफॉर्मेशन पर काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर चाहिए, उसके लिए बहुत कॉस्ट इनकर होगी। तो गवर्नमेंट उनमें से कुछ को ही सिलेक्ट करती है, जो ज्यादा एक्सट्रीम केस होते हैं उनको ही सिलेक्ट करके काम करती है। तो इतना वर्कलोड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, इस पर अगर ये वर्कलोड और डाल दिया जाएगा तो और मुश्किल हो। ऑल्दो ये दिल्ली में भी एप्लीकेशन ले रहे हैं, बट दिल्ली के अंदर इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस, यहां पर भी ये फॉर्म जमा होते हैं। इसके अलावा यूटीआई और कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं, जैसे कि जब हम आर्टिकलशिप करते थे उस समय एक एजेंसी हुआ करती थी अलंकित, वहां पर भी ये सब जमा होगा। यानी कि हमें ये सब जमा कर देना इनके पास, ये इनको फॉरवर्ड कर देंगे और हमारे पास पैन कार्ड भेज देंगे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, हमारे पास पैन कार्ड आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हुई, सबसे पहले पैन कार्ड बनवाओ, फिर चालान जमा होगा। ठीक, अब मेरी बात सुनना, पहले 3 डिजिट हैं AMQ, हर पैन कार्ड पर पहले 3 डिजिट सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक कोड है समझो, जिससे ये पता चल जाता है सिटी, मंथ और ईयर, मतलब ये पैन कार्ड कौन से शहर में, कौन से महीने में, कौन से ईयर में इशू किया गया था। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर मई 2005 में ये पैन कार्ड इशू किया गया था, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं एक। तो मई 2005 में दिल्ली में जितने पैन कार्ड इशू हुए होंगे सब पे लिखा होगा AMQ, 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 सब पर यही लिखा होगा। अच्छा, मई 2005 में तो दिल्ली में बहुत सारे पैन कार्ड बने होंगे, तो बेटे ये जैसे लिखा है ना 1074, ये होता है सीरियल नंबर। यानी कि जब मैं पैन कार्ड बनवाने गया तो मुझसे पहले 1073 पैन कार्ड बन चुके थे, मेरा नंबर 1074 आया। मेरे बाद जिसका बना होगा उसका 1075 होगा। मतलब मेरे से पहले और मेरे बाद में जो पैन कार्ड होगा उसके 3 डिजिट सेम होंगे AMQ, बस 1073 होगा पहले वाले का, बाद वाले का होगा 1075। अच्छा, ये 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो इसमें तो ज्यादा से ज्यादा 9999 9999 9999 ही पैन कार्ड बन सकते हैं। आप मानते हैं या नहीं कि मई 2005 दिल्ली में 9999 से ज्यादा पैन कार्ड बने हो? बताइए, ऐसा मानते हैं या नहीं? पॉसिबल है या नहीं? बताइए हाँ या ना। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बच्चे कह रहे हैं। तो बेटे जब पॉसिबल है, सपोज करो निशिता गई पैन कार्ड बनवाने और 9999 यहां पूरे हो चुके थे, तो फिर निशिता को पैन कार्ड कैसे देंगे? तो कैसे देंगे सुनिएगा। शुरू में तो यही लिखा होगा AMQ, बस ये हो जाएगा 0001 और ये L की जगह M हो जाएगा। यानी कि L जो है, जो लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं चेक डिजिट। चेक डिजिट यानी कि ये वो डिजिट है लास्ट वाला जिस पर सीरीज को चेंज कर दिया जाता है। तो 9999 के बाद ये सीरीज खत्म हो गई होगी L वाली, तो उसके बाद M वाली शुरू हो जाएगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो बेटे बता दो हाँ ना, फिर लास्ट की 2 बातें बताकर मैं क्लास को कंक्लूड कर दूंगा आज की। ठीक, अब बेटे बताना, ये आपको 4th अल्फाबेट दिखाई दे रहा है P, 4th वाला P, बेटे ये बताता है स्टेटस को, स्टेटस ऑफ असेसी को। सर मतलब समझिएगा, जैसे मैं और आप लोग, हम सब लोग बेटे इंडिविजुअल हैं,
तो इंडिविजुअल जब भी पैन कार्ड बनवाता है ना अपना, तो उस इंडिविजुअल के पैन कार्ड का फोर्थ अल्फाबेट हमेशा पी होता है। अमृत एंड आकाशदीप, आप दोनों लोग बताइए, आप दोनों के पैन कार्ड का फोर्थ अल्फाबेट पी है या नहीं? अमृत एंड आकाश, आकाश कह रहे सर पी है, अमृत भी बता दें फोर्थ अल्फाबेट पी है या नहीं? यस सर है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने बात बताई है वो ठीक है। अगर किसी कंपनी का पैन कार्ड बने तो ये फोर्थ अल्फाबेट फिर बेटे पी नहीं होगा, सी होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बने तो एच होगा, ट्रस्ट का बनेगा तो टी होगा, फर्म का बनेगा तो एफ होगा। तो फोर्थ अल्फाबेट से ये पता चल जाता है ये किसका पैन कार्ड है, इंडिविजुअल का है, फर्म का है, कंपनी का है, किसका पैन कार्ड है, ये फोर्थ अल्फाबेट से पता चल जाता है। अब रह गया ये वाला अल्फाबेट, पांचवा अल्फाबेट, जो मेरे यहां पर आपको ए दिखाई दे रहा है, ए। ये मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ अल्फाबेट की। आकाशदीप और अमृत, बेटे आप मुझे बताएंगे आपके पैन कार्ड पर पूरा नाम क्या लिखा हुआ है? अमृत कौर और आकाशदीप का क्या लिखा हुआ है, मुझे बताएंगे? तो मैं आपको बता दूंगा क्या होगा पांचवा। पी मीन्स पब्लिक नहीं, पी मीन्स इंडिविजुअल, पब्लिक नहीं। आकाशदीप सिंह लिखा हुआ है और अमृत का, अमृत कौर, ठीक। आप चेक करिए आकाशदीप सिंह, आपका पांचवा अल्फाबेट या तो ए या एस, मोस्ट प्रोबेबली एस होना चाहिए। और अमृत कौर का या तो ए या के होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली के होगा। यानी कि मैंने कैसे बताया, ये पांचवा अल्फाबेट या तो आपका नाम होता है या सरनेम होता है। अब आकाशदीप ने बताया कि उनका पूरा नाम लिखा हुआ है उस पर आकाशदीप सिंह, तो सिंह जो है सरनेम है उसका एस, और अमृत कौर का के, वो यहां लिखा होगा। तो ये मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बात आपको बताई पैन नंबर के बारे में। मेन बात बेटे ये थी जो मैंने ऊपर बताई है। क्या बताया कि आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर आएगा वो 21-22 होगा, जिस पर टैक्स असेसमेंट ईयर 22-23 में 31 जुलाई तक देना है। टैक्स बैंक में जमा होता है, बैंक में टैक्स जमा करने के लिए एक चालान भरना होता है, और चालान भरने के लिए हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए। और मैंने आपको सिलेबस और सिलेबस को कहां से कवर करेंगे ये सब बताया। बताइए बेटे, अगर क्लियर हो तो इसके बाद मैं 3 मिनट और लूंगा और क्लास को समाप्त कर दूंगा। 3 मिनट लूंगा एक प्रैक्टिकल बात बताने के लिए। अगर कोई क्वेरी है यहां तक पढ़ाए हुए में तो पूछ लीजिए। देखिए बेटा, ये विजिबल है आपके सामने, बताना मुझे। ये देखिए विजिबल है। देखिए सुनिएगा बेटे, ये जो सामने रखा हुआ है ना लिखा हुआ, अगर आप पहचान गए हो तो ये कुछ है, कुछ दिखाई दे रहा है? चालान नंबर 280, ये वही चालान है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि टैक्स जमा करने के लिए चालान है। अगर आप फेस टू फेस होते तो मैं ये आपको चालान देता और आपसे भरवाता, ठीक है? इस चालान में ये तब यूज होगा जब आप टैक्स जमा करेंगे, ऑनलाइन टैक्स जमा करेंगे, मैनुअली, दोनों में ये टैक्स में ये चालान जमा करना है भरकर। तो फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं शावेज आलम, आप लोग मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप मेरे लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या मैं कंपनी हूं या अदर देन कंपनी हूं? तो जवाब है अदर देन कंपनी हूं, यहां टिक लगा देंगे। असेसमेंट ईयर
जो आपके एग्जाम में आएगा वो लिखूंगा मैं यहां पर। फिर यहां पे देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो डाल देते हैं। फिर यहां पर फुल नेम, आपके क्लाइंट का नाम है शावेज आलम। एड्रेस डाल देते हैं। D 323 अमीना कॉम्प्लेक्स, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर। ये एक तरीके से मेरी पर्सनल डिटेल हो गई, दिल्ली। यहां पर पिन कोड डालना है 110092। यहां पर मेरा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर या लैंडलाइन कुछ भी डाल सकते हैं। फिर देखिए यहां पे लिखा है एडवांस टैक्स, हमारे कोर्स में है ये, हम पढ़ेंगे। फिर देखो बेटे यहां लिखा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। बेटे असेसमेंट बोलते हैं कैलकुलेशन करने को, और मैंने बताया था टैक्स हम खुद या सीए के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो जब कभी भी प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में दिया जाता है ड्यू डेट पर, तो बेटे उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। और आज जो हमने टैक्स की बात की है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में बात की है, इसलिए हम यहां पे टैक्स लगा देंगे। ठीक, मान लीजिए मेरा टैक्स आपने कैलकुलेट करके बताया 10,000 रुपए। फिर लिखा हुआ है ये देखिए सरचार्ज, हमारे कोर्स में सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स पर टैक्स। हमारी 1 या 2 क्लास लगेगी सिर्फ सरचार्ज पर। जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है, तो जिनका जितना उनका टैक्स बनता है, फिर उस टैक्स पर भी उनको एक टैक्स देना पड़ता है, उसको कहते हैं सरचार्ज। फिलहाल मान लेता हूं मेरा सरचार्ज 0 है। फिर ये लिखा हुआ है एजुकेशन सेस, पूरा नाम है इसका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये 4% के रेट से लगता है, जितना आपका टैक्स का अमाउंट है उस पर 4%, 400 हो गया। अभी हमारा इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स कुछ नहीं है, टोटल बन गया हमारा 10,400। या हमने वर्ड्स में लिख दिया 10,400। करोड़ में नहीं है हमारा टैक्स, लाख में नहीं है, 10,000 है, 400 है, 10 नहीं है, यूनिट नहीं है। कैश में हमने टैक्स जमा कराया तो ये चेक काट देंगे, कैश को टिक लगा देंगे। डेट जब टैक्स जमा कराओगे वो डेट 31 जुलाई, ठीक बोल रहे हैं, 2022। ड्रॉन ऑन कहां जमा कराया है, सपोज करो एसबीआई लखनऊ में जमा कराया, लखनऊ की जो भी ब्रांच है वहां जमा कराया, जो भी वहां का एरिया हो। फिर यहां लिखा है डेट 31 जुलाई 2022। मैं 22 की डेट इसलिए डाल रहा हूं, आपके एग्जाम में यही डेट आएगी। फिर यहां लिखा है सिग्नेचर ऑफ पर्सन मेकिंग पेमेंट। तो शावेज आलम का टैक्स बेटे आप जमा करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अमृत जमा करा रही हैं, तो अमृत अपने साइन करेंगी यहां पर मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे मेरे साइन। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, क्लाइंट सीए को कह देता है ये लो सर टैक्स आप ही जमा करा देना, तो सीए अपने आप या अपने कर्मचारी को भेजता है, कहता है लो ये फला व्यक्ति का टैक्स जमा करा दो। तो जो बैंक में टैक्स जमा कराने जाएगा वो साइन करेगा यहां पर। फिर देखो यहां लिखा है टैक्स पेयर काउंटर फाइल। बैंक का कर्मचारी यहां से इस पेज को फाड़कर आपको दे देगा, आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने टैक्स जमा कर दिया है। AMQPA पैन नंबर डाल देंगे यहां पर रिसीव्ड फ्रॉम, यहां पे नाम लिखा जाएगा उस व्यक्ति का जिसका ये टैक्स है, जितना अमाउंट है यहां लिख देंगे, जैसे भरा है वैसे लिख देंगे, यहां वर्ड लिख देंगे। ड्रॉन ऑन एसबीआई, जहां पर भी जमा कराए वो लिख देंगे। यहां पर लास्ट में असेसमेंट ईयर डाल देंगे, और टैक्स लिया है आपने अदर देन कंपनी से टिक मार्क लगा देंगे। अब बैंक का कर्मचारी करेगा, यहां पर एक स्टैंप लगाएगा और इसके ऊपर स्टैंप लगाएगा, और फिर यहां से आपको फाड़ के दे देगा। ये आपके पास प्रूफ होगा कि आपने टैक्स जमा करा दिया है, ये प्रूफ होगा आपके पास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है, आज का डेमो भी आपको समझ में आ गया है।
बेटे बताओगे आपके सिलेबस में कितने पार्ट्स हैं? सिलेबस में ये है सिलेबस जिसको हम कल से स्टार्ट करेंगे बेटे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को डेमो समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, तो रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहना 2 मिनट।